नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रबंध के कार्य। जी हाँ, प्रबंध के कार्यों में आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा संक्षेप में इन कार्यों को हम यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि हमारे आगे वाले पाठों को इसे हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्य हमको दिया हुआ है अपना नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लानिंग। जी हाँ, ये पहले से ही निर्धारित करने का कार्य है कि क्या करना है। नियोजन में हम क्या करते हैं प्लानिंग में, कि हमको कोई काम कैसे करना है, किस प्रकार से करना है और किसको हमको ये काम करने के लिए देना है। इसका अर्थ है कि उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित करना, और इसमें नियोजन में हम पहले से ही उद्देश्यों को निर्धारित कर देते हैं। जैसे यदि आपको मान के चलिए बोर्ड का पेपर देना है, तो आप जब 12वीं में आए तो आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य है 12th बोर्ड को देना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है और वो किस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के लिए आप किस-किस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित कर रहे हैं एवं दक्षता से एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित करना। और अब जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं, उनको दक्षता से और बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से, यानी कम लागत पे अधिक से अधिक आपको को चीज़ मिले, आपको उद्देश्य प्राप्त हो, ऐसा आपको मार्ग का निर्धारण करना है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि आपने क्या किया है, नियोजन किया है, यानी कि प्लानिंग की है। स्मिता के संगठन का उद्देश्य है कैंडल तैयार करना और उन्हें बेचना। यहाँ पे आपका उत्तर खत्म हो जाता है। ये आगे आपको उदाहरण दिए गए हैं, जिसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि स्मिता का जो संगठन है उसका उद्देश्य था कैंडल तैयार करना और उन्हें बेचना। स्मिता इनकी मात्रा, विभिन्न प्रकार, रंग और बनावट के संबंध में निर्णय लेती है, फिर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उनके क्रय या उनके घर में तैयार करने पर संसाधनों का आवंटन करती है। पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी हम ये कहते हैं कि कोई भी समस्या भविष्य में आएगी, इसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक अच्छे नियोजन से हम इसका पूर्व में अनुमान लगा सकते हैं कि हम हमारे भविष्य में क्या-क्या हमें समस्याएं होने वाली है, तथा ये जब भी पैदा होते हैं तो इनको हल करने के लिए आकस्मिक योजनाएं बना सकती है, और यहाँ तक कि हम इन्हें आकस्मिक योजनाएं भी बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा कार्य है हमारा प्रबंध का संगठन। ये निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने योजना तैयार कर ली है, उसके हिसाब से हम कार्य किसी को सौंपेंगे। कार्यों के समूहों को हम बांटने, यानी हम अलग-अलग कार्यों को अलग-अलग समूह में बांट देंगे, और जिन्हें भी बांट रहे हैं उन्हें उनके अधिकार को हम यहाँ निश्चित कर लेंगे, और संसाधनों के आवंटन के कार्य का प्रबंधन करेंगे। यानी हमें कर्मचारियों को, यानी कि व्यक्तियों को, और जो भौतिक संसाधन है उन्हें किस तरीके से प्रयोग में लाना है, यह सब हम संगठन में देखेंगे। एक बार संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट योजना तैयार कर ली जाती है, तो फिर संगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाओं एवं संसाधनों की जांच करेगा। ये मतलब एक बार अगर हमने योजना निर्धारित कर दी, तो अब हम संगठन में देखते हैं कि हमारे लिए कौन-कौन सी क्रियाएं आवश्यक है और हमें उनके लिए किन-किन संसाधनों का प्रयोग करना होगा। ये आवश्यक कार्यों एवं संसाधनों का निर्धारण करेगा। ये निर्णय लेता है कि किस कार्य को कौन करेगा। मतलब संगठन में हम देख लेते हैं कि जो कार्य है उन्हें कौन करेगा, और ये कार्य कहाँ किया जाएगा, और ये कार्य कब किया जाएगा। ये सब संगठन के पार्ट्स हैं। संगठन में आवश्यक कार्यों को प्रबंध के योग्य विभाग एवं कार्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है, एवं संगठन की अधिकार श्रृंखला में अधिकार एवं विवरण देने के संबंधों का निर्धारण किया जाता है। अब संगठन में जो अधिकार श्रृंखला है, यानी हमें किसको अधिकार देना है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, तो ऐसी जो अधिकार श्रृंखला है उसमें अधिकार एवं विवरण देने के संबंधों का हम निर्धारण करते हैं अपने संगठन में। इसी के साथ में संगठन के उचित तकनीक कार्य को पूरा करने, यानी तकनीकी कार्य भी हम संगठन के समय पूरा करेंगे, एवं प्रचालन की कार्य क्षमता एवं परिणामों की प्रभावपूर्णता के संवर्धन, यानी बढ़ोतरी में सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को कार्य की प्रकृति अनुसार विभिन्न ढांचों, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाया हुआ है, इन्हें बस एक बार देख लेते हैं कि भिन्न-भिन्न ढांचों की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में आप आगे अध्याय में अधिक पढ़ेंगे। इसके बाद है कर्मचारी नियुक्तिकरण, यानी जो कार्य हमें करवाना है, जिसका हमने संसाधन, ज्ञान से चुप करा दे।
जो कार्य हमने कराया है इस कार्य को किस प्रकार से करना है इसका हमें संगठन कर दिया और अब संगठन करके हम कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना, यानी जो सही कार्य कर सके, उसमें विशेष योग्यता हो, वो उस कार्य को करने की क्षमता रखता हो, ऐसे हमें व्यक्ति की तलाश करनी है। प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही व्यक्तियों को और यहाँ तक कि उसके सही स्थान एवं सही समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना होता है। कर्मचारी नियुक्तिकरण में क्या आएगा कि जो सही योग्यता वाले व्यक्ति हैं उन्हें सही व्यक्तियों को जहाँ पे उनकी जरूरत है ऐसे सही स्थान पर और सही समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसे मानव संसाधन कार्य भी कहते हैं। कर्मचारी नियुक्तिकरण के कारण को जो कर्मचारी नियुक्तिकरण का कार्य है उसे हम मानव संसाधन कार्य के नाम से भी जानते हैं तथा इसमें कर्मचारियों की अब इसमें क्या क्या कार्य आते हैं मानव संसाधन कार्य में, यहाँ पे कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, उनका चयन किया जाएगा, कार्य पर उनको नियुक्त किया जाएगा, चयन करने के बाद उन्हें कौन सा कार्य करना है और नियुक्त करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो कि कार्य से संबंधित होगा। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर विकसित करती है को प्रणाली विश्लेषण करता है, कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब उदाहरण मान के चलते हैं, जैसे इन्फोसिस टेक्नोलॉजी है तो इस वाली संस्था को कैसे व्यक्ति चाहिए होंगे जो कि यहाँ पे विश्लेषण करता है एवं कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर विकसित कर सके, ऐसे व्यक्तियों की इन्हें आवश्यकता होगी। तो ये सारे आपके कहाँ आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे कर्मचारी नियुक्तिकरण में। पश्चात हमारा आता है निर्देशन का कार्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना है। जी हाँ, लीडरशिप निर्देश देना, निर्देशित करना। कौन निर्देशित करेगा, जो कि लीडर होगा, यानी नेतृत्व प्रदान करना है और प्रभावित करना है और साथ में इन्हें अभिप्रेरित यानी मोटिवेट भी करना है जिससे कि वे सुपुर्द कार्य यानी कि दिए गए कार्य को पूरा कर सके। इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करे और साथ ही साथ एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे कि जो कर्मचारी हैं जिन्हें हमने नेतृत्व प्रदान किया है, हमने उन्हें मोटिवेट किया है, वो उस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से भी कर सकें। अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व निर्देशन के दो मूल तत्व हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का अर्थ है, यानी हम कर्मचारियों को जब अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उसका अर्थ है केवल एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करे, यानी आप एक ऐसा वातावरण तैयार कर दीजिए जिसमें वो कार्य को कर सकें। और यहाँ पे नेतृत्व यानी लीडरशिप का अर्थ है कि दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करना कि दूसरों को यानी जो कर्मचारी हैं उनको हम इस प्रकार से प्रभावित करें कि वे अपने नेता के इच्छित कार्य संपन्न करे, यानी जो उनका नेता है चाहता है ऐसा कार्य करे, ऐसे कार्य को वो संपन्न करे, इसे हम नेतृत्व कहते हैं। एक अच्छा प्रबंधक प्रशंसा एवं आलोचना की सहायता से इस प्रकार के निर्देशन करता है कि कर्मचारी अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकता है। हमारा नियंत्रण का कार्य, नियंत्रण को प्रबंधन के कार्य के उस रूप में परिभाषित किया है जिसमें वे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य के निष्पादन को निर्देशित करता है। यानी कि क्या है, संगठन के लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो संगठन ने कार्य किए हैं उसका निष्पादन को, यानी कि अब निष्पादन हो गया, कार्य संपन्न हो चुका है और कितना कार्य हुआ है ये देखना, और यदि कार्य में अंतर हो तो उस अंतर को दूर करने के लिए निर्देशित करना नियंत्रण कहलाता है। इस चीज को ध्यान से समझिए कि मान के चलिए आपने कोई उद्देश्य निर्धारित किया था, ये आपका लक्षित उद्देश्य था, लेकिन आपने जो उद्देश्य प्राप्त किया है ये आपका प्राप्य उद्देश्य है। हो सकता है कि आपने यहाँ पे सोच के चले कि मैं 10 इकाइयों का उत्पादन करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपकी मात्र 5 इकाइयों का उत्पादन ही हुआ है, तो यहाँ पे जो अंतर पाया गया है वो कितना है, यहाँ पे 5 इकाइयों का अंतर है। तो नियंत्रण का अर्थ है कि ये जो 5 इकाइयों का अंतर है ये क्यों आया, इसे देखना और पुनः 10 इकाइयों को तैयार करने की योजना बनाना। नियंत्रण कार्य में निष्पादन के स्तर निर्धारित किए जाते हैं, वर्तमान निष्पादन को मापा जाता है। जी हाँ, ये देखिए निष्पादन का स्तर को निर्धारित किया जाता है, यानी मैंने कितना निर्धारित कर दिया 10 इकाई, लेकिन वर्तमान निष्पादन कितना है मेरा 5 इकाई। तो इस तरीके से मैं इन दोनों निष्पादनों को निर्धारित करती हूँ नियंत्रण में। निर्धारित स्तरों से मिलान किया जाता है। विचलन यानी अंतर, और विचलन की स्थिति में सुधारात्मक कदम उठाया जाता है, और यदि कोई अंतर आता है तो ऐसे सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं ताकि हम इन विचलनों को, इन अंतरों को कम कर सकें। इसके लिए प्रबंधकों को यह निर्धारित करना होगा कि सफलता के लिए क्या कार्य एवं उत्पादन महत्वपूर्ण है,
उसका कैसे और कहाँ मापन किया जा सकता है और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कौन अधिकृत है। यानी जब अंतर आता है तो हमें ये देखना होगा प्रबंधकों को कि ये अंतर कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर अंतर आ रहा है तो उसके लिए हमें कैसी सुधारात्मक कार्रवाई अपनानी पड़ेगी। प्रबंधक के विभिन्न कार्यों पर साधारणतः उपरोक्त क्रम से ही चर्चा की जाती है, जिसके अनुसार एक प्रबंधक पहले योजना तैयार करता है। यहाँ पे हम एक-एक करके दोबारा से इसके कार्यों को देखते हैं कि एक प्रबंधक पहले योजना तैयार करता है यानी कि नियोजन करता है, फिर संगठन बनाता है, उस योजना को पूरा करने के लिए कर्मचारियों का और भौतिक संसाधनों का संगठन बनाता है, तत्पश्चात निर्देशन करता है और उसके बाद वो निर्देशित करता है जिसकी वजह से कर्मचारी अभिप्रेरित होकर कार्यों को कर सके और अंत में जो कार्य प्राप्त किए हैं उन मतलब यदि अंतर होता है लक्षित कार्य में और प्राप्त कार्यों में तो उन अंतरों को दूर करने का प्रयास करता है यानी कि नियंत्रण करता है। वास्तव में प्रबंधक शायद ही इन कार्यों को एक-एक करके करता है। प्रबंधक के कार्य एक-दूसरे से जुड़े हैं। तो देखिए ये जितने भी आपके कार्य हैं, ये कार्य एक-दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एक कार्य करने के पश्चात प्रबंधक यहाँ पे दूसरे कार्य करता है, यानी सारे कार्य यहाँ पे साथ-साथ संपन्न होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रबंध के कार्य बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगली कक्षा में हम अपने अगले भाग में मिलते हैं जो कि है समन्वय। तब तक के लिए धन्यवाद।